हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचपी टेट साइकोलॉजी का रिवीजन पार्ट 3। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हम लर्निंग और आपके जो पॉलिसी है एंड आरटीएनसी वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक्स टू देम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जैसे मैंने बोला था कि कोई भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक अगर रिवाइज़ करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जो एक बच्चे का था कि जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उन पे वीडियो बनाना है, तो इसके बाद वाली वीडियो मैं उस पर बना दूँगी, जिसमें हम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होगी, कोट्स वगैरह होंगे एंड साथ में बुक्स वगैरह, वो सारा कुछ उस वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। एक आधा क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब आप आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। लर्निंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि लर्निंग क्या है। लर्निंग का मतलब हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, जो एक्सपीरियंस की वजह से हो सकते हैं। बिहेवियरिस्ट जो है हमारे, वो इस बात को मानते हैं, ठीक है। अलग अलग जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं वो लर्निंग की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मेनली हम यहाँ पे थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। पहली थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक। तो ये किसने दी है? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है। इन्होंने बोला कि जो लर्निंग है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे होती है ना, जिसमें हम बहुत सारे ट्राई करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और गलतियां भी होती हैं, बट ऐसे हम सीख जाते हैं। इसलिए इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया था? कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो आपको याद होगा कि कैट को एक पजल बॉक्स में बंद किया था और ऐसे 100 ट्रायल उसके साथ किए थे, जहाँ पे एक अंदर स्विच लगाया था और लास्ट टाइम में वो क्या करती है, स्विच पे पैर रखती है और बाहर निकल जाती है। तो इस बात से इन्होंने प्रूव किया कि हम भी ऐसे ही सीखते हैं, बच्चा भी ऐसे ही सीखता है, ठीक है। गलतियाँ कर करके हम सीखते हैं। तो ये जो थ्योरी है, जितनी भी स्किल्स सीखते हो आप, वहाँ पे वैलिड होती है ये थ्योरी। स्किल जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वो ये सारी चीज़ें आप तभी सीख सकते हो जब आप ट्राई करोगे। और ट्राई करने में ऐसा नहीं कि पहली बारी में आप कर लोगे, उसमें एरर्स होंगे, गलतियाँ होंगी, बट अल्टीमेटली हम सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक के बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है। थॉर्नडाइक ने और क्या दिए हैं? लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। 3 लॉज ऑफ लर्निंग आते हैं थॉर्नडाइक के। पहला आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, प्रयास का सिद्धांत। और लास्ट आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का सिद्धांत। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब एज अ टीचर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी सिखाने से पहले बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी हो। लर्निंग के लिए बच्चे का पहले तैयार होना ज़रूरी है। जैसे मान लो अभी आप मेरी ये क्लास देख रहे हो, बट आपका मन नहीं है, ऐसे ऑन करके बैठ गए हो, ओके। तो मतलब आप रेडी नहीं हो उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो जब तक रेडी नहीं हो, मैं कुछ भी बढ़ाती रहूँ, आपको वो समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो बच्चे का पहले रेडी होना ज़रूरी है। उसके लिए आप इंटरेस्ट ट्वेल्व करो, कुछ भी चीज़ें करो, बट पहले बच्चे को रेडी करो कुछ भी सिखाने के लिए। उसके बाद अब आपने मान लो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो वो परमानेंट हो गई चीज़। बार बार एफर्ट करने पड़ते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ परमानेंट होती, ठीक है। उसे नाम दे दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, विच इज़ बेस्ड अपॉन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स। पनिशमेंट तो एक नेगेटिव टर्म आ जाती है, तो उससे दूर ही हम रहते हैं, बट रिवॉर्ड्स मेनली आ जाता है। यहाँ पे थॉर्नडाइक बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो बच्चा किसी चीज़ को, किसी रिस्पॉन्स को बार बार रिपीट करे, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? रिवॉर्ड्स देने पड़ेगी, ठीक है। जिससे कि उसे क्या मिलता रहे, वो एक तरह का रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन मिलता रहे कि दोबारा से मैं उस काम को करूँ, ठीक है। उसे नाम देते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट का। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दी है? पैवलॉव ने दी है। पैवलॉव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्यूमुलस को दूसरे स्ट्यूमुलस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्यूमुलस क्या है? एक ऐसी चीज़ जो आपको प्रोवोक करती है कुछ काम करने के लिए, उत्तेजना जिसे हम कहते हैं। जैसे मान लो अभी आपका जो एचपी टेट का पेपर है, वो आपके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रहा है कि मुझे ये क्लियर करना है, ये क्लियर करूँगा तो नेक्स्ट कमीशन क्लियर कर पाऊँगा।
और फिर मैं जॉब ले पाऊँगा। ठीक ठीक है। तो ये जो पेपर है एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है आपको कि पढ़ लो, है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे पावलोव बात करते हैं कि एक चीज़ को दूसरे से या एक स्टिमुलस को दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है कोई रिस्पॉन्स पाने के लिए। जैसे डॉग के साथ उन्होंने किया था, उन्होंने बोला था कि डॉग को फूड देने से पहले एक बेल बजाई जाएगी। तो जब रोज़ ऐसा होता गया तो अब क्या होता था कि बेल की साउंड सुनते ही डॉग के माउथ से स्लाइवा सेक्रेट होने लग जाता था, उतना ही जितना कि फूड को देख के होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपने याद रखना है, बेल आपका क्या आ जाता है, कंडीशनल स्टिमुलस आ जाता है ना। और जो फूड है आपका वो क्या आता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस आता है। ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहे कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो वो क्या आता है, स्लाइव आता है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। कंडीशनिंग की दो थ्योरीज हैं। सेकंड थ्योरी है बाय स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। इस थ्योरी में ये थ्योरी जो है ये बेस्ड है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे। क्यों? क्योंकि स्किनर जो थे वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से ही इन्फ्लुएंस थे। उसमें इन्होंने रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की बात की है। तो इन्होंने भी बोला कि कुछ सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए ज़रूरी है बच्चे को रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्समेंट टर्म इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। रीइंफोर्समेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कुछ करने के लिए एनकरेज करती है। ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, रैट और पिजन पे किया था। जैसे उन्होंने थॉर्नडाइक ने कैट को एक पजल बॉक्स में बंद किया था, इन्होंने भी ऐसे बॉक्स में बंद किया, नाम इन्होंने उसको स्किनर बॉक्स का दिया था। ठीक है। तो जितनी बार भी जो रैट था लीवर को प्रेस करता था उतनी बार ही एज ए रिवॉर्ड उसके बॉक्स में फूड रिलीज़ किया जाता था। ठीक है। तो ये मानते हैं कि आप रिवॉर्ड्स देते रहोगे, रीइंफोर्स करते रहोगे बच्चे को, तो वो बार बार अपने रिस्पॉन्स को रिपीट करता रहेगा। और अगर आप नेगेटिवली रीइंफोर्स करोगे तो रिस्पॉन्स आना बच्चे का बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि स्किनर रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं और इनकी जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से ही इन्फ्लुएंस थी। नेक्स्ट आती है इनसाइड लर्निंग थ्योरी। अब पीछे जो अभी हमने थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव पढ़े, इन तीनों को बोला जाता है बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। मतलब साइकोलॉजी के अलग अलग स्कूल आते हैं जिसमें से एक बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद एक स्कूल है जो बात करता है कि लर्निंग किसका रिजल्ट है, एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। ठीक है। तो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं। और बिहेवियरिज्म के फादर अगर पूछा जाता है तो वॉटसन आते हैं बिहेवियरिज्म के फादर, व्यवहारवाद के जनक। ठीक है। अब ये जो है हमारे कोहलर, ये एक अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं। ये एक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, सृष्टिवादी हैं या गेस्टॉल्टवादी हैं। क्या बात करते हैं गेस्टॉल्टवादी, वो बाद में बात करते हैं, पहले इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चिंपैंजी पे। बहुत सारे चिंपैंजी थे जिनमें से एक सबसे इंटेलिजेंट था जिसका नाम था सुल्तान। और इन्होंने बोला कि लर्निंग सिर्फ एक्सपीरियंस का रिजल्ट नहीं है, लर्निंग के लिए कुछ और भी फैक्टर्स हैं, या हमारी जो सूझबूझ है, हमारी जो इंसाइट है, उसमें एक्सपीरियंस के साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि बच्चे का इंटेलिजेंस आ सकता है, आईक्यू, जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इफेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या लर्न कर पाएगा, है ना। और रिपीटेशन एंड जर्नलाइजेशन भी आ जाता है, जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हो चीज़ों को उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाते हो, जर्नलाइज कर लेते हो उस चीज़ को, है ना। और जिस भी लर्निंग सिचुएशन में आप सीखते हो, अधिगम परिस्थिति भी मैटर करती है हमारी समझ, सूझबूझ में या हमारी अधिगम में। तो जो ये सारे बात करते हैं उन्हें हम समष्टिवादी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कह देते हैं। तो कोहलर के साथ हमारे मैक्स वर्दमियर, कर्ट कुफा, ये भी क्या है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जो लर्निंग है वो सिर्फ एक्सपीरियंस का नहीं बल्कि बाकी और कई फैक्टर्स का रिजल्ट होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। ठीक है। जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल कि इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है। ठीक है। ये जो रट्टा मारने की प्रकृति है इसको ख़त्म करो, पहला ये आ जाता है गाइडिंग प्रिंसिपल। दूसरा बोला इन्होंने कि जो लर्निंग है वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक तक की लिमिटेड होनी चाहिए हमारी लर्निंग, हमें क्या करना चाहिए, उसके बियॉन्ड भी होनी चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए। मतलब एक तरह से हमारी जो लर्निंग है ये बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला, ये सेकंड प्रिंसिपल आ गया। थर्ड इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल, मतलब बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है। फोर्थ आ जाता है कि एग्जामिनेशन को हमें क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है।
नेक्स्ट लास्ट उन्होंने बात की कि हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी बच्चे में डेवलप करनी है, इस तरह की आइडेंटिटी नर्चर करनी है। ठीक है, ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल इन्होंने दिए। अगर डिटेल में ये पढ़ना होगा तो प्लेलिस्ट पे चले जाना, उस पर बना रखी है मैंने ये NCF 2005 की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि टीचर के बारे में NCF 2005 क्या कहता है। तो टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक साय की तरह काम करेगा, ना कि एक डिक्टेटर की तरह काम करेगा। और इन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट प्राइमरी क्लासेस तक। जैसे हमारे पहले जो कमीशंस आए थे, कोठारी कमीशन, उसमें सबसे पहले ये बात बोल दी गई थी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी जानता है, उसी में अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे तो बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश वो अलग चीज़ है, बट मेनली यहाँ जैसे साइंस मैथ्स वगैरह इन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला जो होता है उसे ही अडेप्ट करने की बात इन्होंने की है। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट लैंग्वेज मतलब मदर टंग है उसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करनी है जो बच्चे के लिए हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, और थर्ड लैंग्वेज कोई भी एनी मॉडर्न लैंग्वेज। जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज हिंदी पढ़ी है उनके लिए इंग्लिश हो जाएगी, और जिन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ी है उनके लिए कोई भी अदर लैंग्वेज जैसे जर्मन वगैरह, स्पेनिश, अलग अलग ये लैंग्वेजेस हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है RT 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये 2009 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये राज्यसभा और लोकसभा जिससे जब पास हुआ वो 2009 में हुआ था, बट इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1 अप्रैल 2020 में, सॉरी 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछे, इम्प्लीमेंटेशन पूछे, तो 2010 इसका आंसर आएगा। और एक्ट किसके बारे में था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसे, 6 से 14 साल के बच्चों को। ये बात वैसे कोठारी कमीशन अपनी रिकमेंडेशन में बहुत पहले 1966 में ही बोल चुका था, बट सोचो कितने सालों बाद ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में, है ना। उनका विज़न जो है कोठारी कमीशन का बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था, बट वो चीज़ें आज तक भी लागू नहीं हुई। 2020 की पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के विज़न से उठाई गई थी, जैसे ये 2009 में एक्ट आया उसमें ये 6 से 14 साल वाली बात बोली गई है। ठीक है, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये हमारा क्या बना दिया गया, एक्ट ही बना दिया गया, 2009 में बनाई। और ऐसा नहीं था कि इंडिया पहली कंट्री थी इस एक्ट को लाने वाली, 135th कंट्री हम बने हैं जिन्होंने ये RT एक्ट लागू किया कि 6 से 14 साल के बच्चों को, सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है, ये उनका राइट है, हक है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं RT के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है उससे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 1986 में, जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे 1992 में, जिसे हम POA, प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। बट उस मेनली वो इसी में जो अलग 1986 वाली पॉलिसी में जो बातें थी उन्हीं वो लागू नहीं हो रही थी, उन्हीं को लागू करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन लाया गया था। बट मेन जो उसके बाद 1986 के बाद हमारी पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है, अप्रॉक्सीमेटली में तो 34 ईयर्स बाद आई है ये पॉलिसी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें की गई, बहुत सारी चीज़ें वही रखी गई जो पहले थी, जो अच्छी चीज़ें थी, बट जो अच्छी नहीं थी उनमें कुछ चेंजेस किए गए। इसके जो चेयरमैन हैं वो याद रखने हैं, कस्तूरी रंगन है। 5 फाउंडेशनल पिलर्स पे ये काम करता है, कौन कौन से, एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये बात करता है कि एजुकेशन जो है उसका सबकी उस तक पहुँच होनी चाहिए, है ना। सब में एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि इस बच्चे को एजुकेशन देनी है दूसरे को नहीं देनी है, इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पढ़ा दो, क्वालिटी भी होनी चाहिए उसमें। अफोर्डेबल होनी चाहिए सबके लिए, है ना, सस्ती, जो जैसे पीछे हमने पढ़ा 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री कर दी गई थी। और अकाउंटेबल भी होने चाहिए, हम जैसे प्रशासन हो गया, टीचर हो गया, हम उनकी पढ़ाई के लिए अकाउंटेबल भी होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या बातें बोली गई इस पॉलिसी में, जैसे पिछली हमारा जो हमने अभी RT पढ़ा कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की प्रोवाइड करने की बात करते हैं, तो इन्होंने इंक्लूड कर लिया 3 से 18 साल के बच्चों को, उन पे फोकस किया। पहले हम सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों पे फोकस करते थे, बट अब 3 से 18 साल के बच्चों पे ये फोकस कर रहे हैं कि इन सब की एजुकेशन पे हमने अच्छे से ध्यान देना है। और इसके अलावा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, करिकुलम सिस्टम था, वो कैसा सिस्टम था, 10+2 का सिस्टम था, या थोड़ा डिटेल में लिखे तो 5+3+2+2 ये वाला सिस्टम था। इसे रिप्लेस करके अब क्या कर दिया गया है, 5
+3 + 3 + 4 कर दिया गया। आपको ये याद रखना है, ठीक है। शुरू के 5 साल कौन से हैं? ये वाले 5 साल आपके आ जाते हैं 3 से अब जो आप हमारे नर्सरी वाले, LKG UKG वाले, प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं वो, एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आ जाती है। ये 3rd से 5th क्लास आ जाती है। ये 6 to 8th आ जाती है और 9 to 12 आ जाती है ना। और अब की बार क्या किया गया है, जैसे पहले स्ट्रीम वाला एक रिजिडिटी होती थी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, बट 2020 में ये रिजिडिटी को हटा दिया गया है। बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है ना। तो ये कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं हमारी 2020 वाली पॉलिसी में। बाकी जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया, मदर टंग में बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जैसे पहले से चलती आ रही थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी अडेप्ट की गई हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपके HP टेट में इनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी पॉलिसीज वगैरह से, बट बाई चांस पूछता है तो आपको ये पता होनी चाहिए। और इसके अलावा ठीक है, जो कोड्स वगैरह और कुछ बुक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूँगी। और भी अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है तो आप कमेंट करके वो बता सकते हो जो पर्टिकुलरली आपको रिवाइज़ करना हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।